हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th का एनसीईआरटी जो हमारा साइंस का है इसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी का देखेंगे कि हमारे एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंस दिया गया है। हम इसके नोट्स को पढ़ रहे हैं और हमने 6 to 8 का, 9th का, ये सब हमारा साइंस कंप्लीट हो गया है। ये हमारा क्लास 10th का है और इसमें हमने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 10th चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बीपीएससी टीआरई का एग्जाम पीआरटी के लिए 6 to 8, 9, 10th, जिसमें भी जीएस के पार्ट में साइंस पूछता है या फिर स्पेशली जो साइंस का सब्जेक्ट है 6 to 8 में या 9, 10th में, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। दिया गया है प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण देखिए, एग्जाम में इससे यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। दे देगा कि इसमें से प्रकाश का कौन सा गुण है, या तो ऐसे दे देगा कि इसमें से प्रकाश का कौन सा गुण नहीं है। और अभी तो ऑप्शन ऐसे देने लगा है इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें इसके बारे में जब तक सारा पता नहीं रहेगा हम सही आंसर नहीं दे सकते हैं। तो हम प्रकाश के सभी गुण को अच्छे से जान लेते हैं कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हमारे एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया है, प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। अर्थात क्या है, प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो याद रखे रहेगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और याद रखे रहेगा प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, याद रखे रहिएगा कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। प्रकाश बिंदु चुंबकीय तरंग है, ये हमारा जो पीआरटी का एग्जाम है उसमें ये आया हुआ था कि प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा अनुप्रस्थ तरंग भी है। इसके लिए क्या होता है? संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश जो है कोई अपारदर्शी वस्तुओं की क्या बनाता है? तीक्ष्ण छाया बनाता है। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आ गया? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। अपारदर्शी वस्तु अर्थात जिससे हम आर पार देख ना सकें। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ से इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पे होगा? तो प्रकाश का चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उच्च कोट की पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है ये, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही कोई पृष्ठ बना हुआ है, इस पे मान लीजिए कोई प्रकाश क्या हो रही है? आ रही है। ठीक है, आपतित हो रही है। तो ये क्या होगा? अगर मान लीजिए ये देखिए ऐसे ऐसे, मान लीजिए ये नीचे, 1 मिनट बता रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए इसका क्या है, एक तरफ ये पूरा लेप लगा है, एक साइड में पूरा ये ऐसे है। तो क्या हुआ? अगर मान लीजिए उच्च कोट से ये पॉलिश किया हुआ है, तो अगर इस पे कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये क्या होता है? फिर यहाँ से प्रकाश क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। समझ में आया? प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है इसको हम देख लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहले ये हम समझ लेते हैं। देखिए ये एक यहाँ पे रखा गया है दर्पण। ठीक है, अब देखिए दर्पण का दूसरा साइड क्या है? लेप लगा है, इस पे पॉलिश किया हुआ है दूसरा सतह। अब देखिए इस पर एक किरण आ रही है, इसको कौन सा किरण कहा जाता है? आपतित किरण। ये क्या है? एक अभिलंब है। ये क्या है? ये एक परावर्तित किरण है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब कोई आप प्रकाश की किरण आती है तो ये दूसरे की दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इस सतह से टकरा के। तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं? तो देखिए, जो ये आपतित किरण होता है और ये जो अभिलंब होता है, इसके बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो ये जो आपतित किरण होती है ये अब देखिए यहाँ से हमको क्या समझ में आया, यहाँ पे जो आपतित किरण और अवलंब के बीच आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, आई बराबर क्या होता है? आर होता है। तो हमारा पहला नियम क्या है परावर्तन का? कि आई बराबर आर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये समझ में आ गया। अब देखिए, आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, और बीच में जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये इतना तैयार कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कि हमारे बुक में क्या दिया गया है। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रच्छेदित होती हैं या प्रच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए,
जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेद होती है। ठीक है, वास्तव में अगर प्रतिच्छेद होगा तभी क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये भी याद रखिए रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रच्छेदित होती क्या होती हैं, प्रतीत अगर हो रही हैं तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसको नहीं कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। पहले ये याद कर लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी सीधा बनता है। आभासी को हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में प्रच्छेद होती है, आभासी प्रतिबिंब प्रच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का पूछ सकता है, इसमें से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब के गुण हैं, इसमें से ये तीनों दे देगा पूछेगा, और एक कोई अलग दे देगा पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के गुण और आभासी प्रतिबिंब के गुण। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, देखिए यहाँ पे एक रखा गया है समतल दर्पण। यहाँ पे देखिए एक वस्तु ए भी रखा गया है, इसका जो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमको क्या समझ में आता है, जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी एवं सीधा बनता है। तो अभी हमको क्या समझ में आया, अभी हमने इसके पहले ही बताया जो आभासी प्रतिबिंब होता है सदैव सीधा बनता है। तो जो अब समतल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है एवं सीधा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। मान लीजिए कोई है, जितना यहाँ पे वस्तु का आकार होगा इतना ही दर्पण में इसका लंबाई रहेगा। ठीक है, तो दोनों का आकार एकदम सेम होगा। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। मान लीजिए अगर ये 1 मीटर पे है तो ये भी, मान लीजिए ये वस्तु है, वस्तु और प्रतिबिंब के दर्पण के बीच की दूरी, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण रखा गया है। ठीक है, ये दर्पण है, ये कोई क्या है, वस्तु है। ठीक है, 1 मिनट हम आपको अच्छे समझा देते हैं। हाँ, अब देखिए मान लीजिए ये कोई दर्पण है यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मान लीजिए यहाँ कोई क्या है, वस्तु है, 1 मीटर की दूरी पे है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए ये 1 मीटर की दूरी पे है तो इसके अंदर भी 1 ही मीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु जितनी दूरी पे होगा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी दर्पण के अंदर बनेगा। इतना समझ में आ गया। और प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, इतना है समझ में लीजिए। पार्श्व परिवर्तन मतलब क्या होता है, जो वस्तु का दायां भाग होता है वो बायां दिखता है, बायां भाग दायां दिखता है। जैसे लेफ्ट जो होता है राइट दिखता है, राइट जो होता है लेफ्ट दिखता है। इतना समझ में आ गया। और देखिए मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए कोई ये दर्पण है, ठीक है, या कोई वस्तु है इससे 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसके प्रतिबिंब और वस्तु, तो मतलब मान लीजिए ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये मान लीजिए एक दे देगा कि वस्तु दर्पण से 3 मीटर दूरी पे है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए ये वस्तु हो गया, तो वस्तु कितनी दूरी पे है दर्पण से, 3 मीटर। तो ये कितनी दूरी पे बनेगा इसका प्रतिबिंब, ये भी 3 मीटर दूरी पे ही बनेगा। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की टोटल दूरी कितनी हो गई, 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए हम देखते हैं, पार्श्व परिवर्तन समझ लिए हम। गोलीय दर्पण क्या होता है, हमको ये समझना है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, 2 प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। ये मान लीजिए देखिए एक इस प्रकार का, अब देखिए 1 मिनट समझा देते हैं आपको हम। देखिए या तो ये ऐसे होगा, इस टाइप का होगा, तो इसमें क्या होगा, बाहर का जो तरफ होगा ये लेपित होगा, या एक इस तरफ का होगा जिसमें क्या होगा, अंदर की तरफ लेपित होगा। ठीक है, यहाँ से हमको 2 समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है जो बाहर की तरफ लेपित होता है, और ये जो अंदर की तरफ से लेप होता है ये क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको दोनों दर्पण समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। अब देखिए ये समझ में आया, जो गोले की केंद्र की वक्रित होता है उसको क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। देखिए ये बाहर की ओर है तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, मान लीजिए
यही होता, अगर मान लीजिए ये ऐसे होता और ये अंदर की तरफ अगर ये वक्रित होता तो ये कौन सा दर्पण हो जाता, ये उत्तल दर्पण हो जाता। यहाँ से समझ में आ गया। चलिए हम आगे देखते हैं। गोली दर्पण में समानतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द कौन कौन से क्या शब्द होते हैं। ध्रुव क्या कहलाता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसको कहते हैं? मान लीजिए ये गोली दर्पण है, इसका जो केंद्र है ये क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसको हम क्या किससे निरूपित करते हैं? पी से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। मान लीजिए दर्पण है, दर्पण के पृष्ठ पे देखिए यहाँ पे पी निरूपित है। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा। देखिए ये है इसकी वक्रता त्रिज्या, और इसी देखिए यहाँ पे है इसकी वक्रता त्रिज्या। इससे और ध्रुव से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। तो ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमको और क्या देखना है, दिया है वक्रता केंद्र क्या होता है। अब देखिए वक्रता केंद्र, ये जो सी होता है, ये देखिए ये गोला देखिए बना है, इसका जो केंद्र होता है इसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। और ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या आर कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। ये सी है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को आर कहा जाता है, जिसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा यफ है, इसको क्या कहा जाता है? फोकस, मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से होती हुई महसूस होती हैं, वह गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस। मान लीजिए कोई किरण आ रही है, समांतर आ रही है इसके, तो ये किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। इसी को मुख्य फोकस कहा जाता है। और ये आर का आधा होता है। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर कितना होता है? 2f होता है। ठीक है, जो फोकस दूरी का क्या होता है? वक्रता त्रिज्या दुगना होता है। समझ में आ गया इतना? ये फार्मूला याद रखी रहेगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमको सब समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? जो ये बाहर की तरफ लेपित होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। और ये इसका ये वाला हिस्सा क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, यहीं से परावर्तन होता है। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम में पहला नियम है, अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से। अगर मान लीजिए अवतल दर्पण है और ये है, इसका क्या है? ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो ये कहाँ से होकर जाएगी? फोकस दूरी से होकर जाएगी। इतना समझ में आ गया। और अगर दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर अवतल दर्पण मुख्य कोई किरण आ रही है और ये फोकस से होकर जा रही है तो ये किसके समांतर हो जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। देखिए दो यहाँ से तैयार हो गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, ये दो तैयार हो गया। तीसरा अवतल दर्पण में क्या है, अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण आ रही है तो ये क्या होगी? उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हम चौथा देखते हैं, अवतल दर्पण के बिंदु P की मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण। मान लीजिए कोई तिर्यक दिशा में क्या आ रही है? कोई किरण आ रही है, देखिए यहाँ पे आ रही है, तो ये किरण क्या होगा? ये फिर दूसरे दिशा में क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। और जितना आपतन कोण I होगा उसी के बराबर R के कोण पर ये क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। और ये जो दोनों कोण बनाएंगे ये दोनों समान कोण बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। देखिए अगर कोई वस्तु कहाँ है? अनंत पर रखी गई है तो फोकस या पर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। एक चीज देख लीजिए, इसमें सभी में क्या बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है, जो भी बनता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि जो भी प्रतिबिंब होगा वो अगर अवतल दर्पण है तो उसमें वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। एक ऐसा कंडीशन होता है जब दर्पण के P तथा F के बीच में रखा जाता है तो वस्तु कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, इसमें आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, तो एक याद रखी रहेगा, बाकी सभी में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगर हम C से परे मतलब C से बाद रखें तो F तथा C के बीच बनेगा, इसका साइज छोटा होगा। अगर C पर रखते हैं तो ये C पर ही बनेगा, समान साइज का C मतलब वक्रता केंद्र। अगर वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो ये C के बाद बनता है और बड़ा बनता है। अगर हम फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा यहाँ भी बनता है। अगर हम P तथा F के बीच रखते हैं तो दर्पण के ये पीछे बनता है और ये विवर्धित बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा। तो ये एक ही कंडीशन ऐसा होता है जिसमें क्या बनता है? आभासी तथा सीधा, जब P तथा F के बीच में प्रतिबिंब रखा जाता है। देखिए यहाँ पे रख के दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए क्या है?
अनंत पर रखा गया, देखिए अनंत पर वस्तु था, तो यहाँ पे कहाँ पे बनता है इसका फोकस पे बनता है, ठीक है। अगर सी से परे, सी से देखिए सी के बाद अगर वस्तु रखा गया है तो सी और एफ के बीच इसका प्रतिबिंब ए बी बन रहा है। अगर देखिए सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब इसका वक्रता केंद्र पर ही बनता है। समझ में आया। सी तथा एफ के बीच अगर रखा जाता है तो ये कहाँ पे, तो देखिए एक वस्तु के समांतर, एक देखिए ये जो रेखाएं ली जाती हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे सी तथा एफ के बीच कोई वस्तु ए भी रखा गया है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली किरण हम डालेंगे इसके समांतर, तो समांतर अगर डालेंगे तो ये फोकस दूरी से होकर जाएगा, और अगर हम फोकस से डालेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। ये दोनों किरणें जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कहाँ बन रहा है, सी के बाद बन रहा है। तो अगर हम सी तथा एफ के बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सी के बाद बनेगा। एफ पर अगर फोकस पे हम रखते हैं तो इसको समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे फोकस पे रखा गया है, तो फोकस पे रखा गया है तो ये क्या होगा, इसके समांतर जाएगा किरण, ठीक है। तो उसके बाद ये फोकस से होकर जाएगा, दूसरी किरण कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये दोनों देखिए ये पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी अनंत पर। तो अगर हम फोकस पर कोई वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पी तथा एफ के बीच देखिए रखा गया है तो क्या बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। ये क्या बनता है, ये वाला आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा। तो इतना समझ में आ गया। अवतल दर्पण के उपयोग जो होते हैं, टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अभी जो TRE 3 का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा, क्योंकि ऐसे अभी पूछ सकता है नया क्वेश्चन कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होकर प्रतीत होती है। कैसी होती हैं, अपसरित होती ये इसमें प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पर कोई देखिए किरण आ रहा है, ठीक है, ये देखिए फोकस से जाता है, लेकिन तो ये क्या होता है, उल्टा ये क्या होता है, परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। अगर मुख्य फोकस से कोई जा रहा है तो ये फिर क्या होगा, गुजरते हुए देखिए यहाँ से कोई किरण आ रही है, एक मिनट समझा दें आप लोग को। देखिए यहाँ से देखिए ये किरण आ रही है, ठीक है, ये कहाँ पे जा रही है, फोकस से। फोकस से जाने के बाद उल्टा ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। उत्तर दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। तो जैसे अवतल दर्पण में होता है कि कोई वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसी दिशा में लौट जाती है, ऐसे उत्तल दर्पण में भी सेम होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के अगर कोई देखिए ये भी सेम होता है, जैसे अवतल दर्पण में अगर कोई ध्रुव से होकर जा रहा है तो आपतन कोण से ये क्या होता है, दूसरी दिशा में उतने ही कोण से परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सेम इसमें भी ऐसे ही है। आगे देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक आकार। तो देखिए जो इसमें प्रतिबिंब का आकार बनता है ये आभासी बनता है तथा क्या बनता है, सीधा बनता है। और देखिए अनंत, अभी हमने बताया था जब वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा, और आभासी बनेगा तो सदैव क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में है तो पी तथा एफ के बीच बनता है, छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। अब देखिए किरण आरेख दिया गया है, इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तल दर्पण के उपयोग देख लीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे की वाहनों को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। ड्राइवर अपने पीछे की वाहनों को देखने के लिए हेडलाइट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। दुकानों में इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी का जो प्रयोग किया जाता है। बिंब हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। मान लीजिए कोई भी ये दर्पण है, हमेशा सदैव कहाँ पे रखा जाएगा, जो वस्तु होगा हमेशा कहाँ पे रखा जाएगा, हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा,
ठीक है। और प्रकाश किरण भी सदैव बाईं ओर से ही आपतित किया जाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष के अंदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष के अंदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक। मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है। यहाँ से कोई दूरी, अगर हम इस साइड में कोई दूरी नापेंगे तो हमेशा निगेटिव होगा, इधर कोई दूरी मापेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा, अगर हम ऊपर की तरफ मापेंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ मापेंगे तो निगेटिव होगा, यही है, ठीक है। दोनों में यही दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए गोली दर्पण दिया गया है। इधर की जो दूरी नापते हैं सदा क्या निगेटिव होता है और इधर का जो होता है पॉजिटिव होता है। इसी वजह से जो बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कि वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। अब बाईं ओर जो भी दूरी नापी जाती है क्या होती है, ये निगेटिव होती है सदैव। आगे समझ लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसे होता है, इसकी फोकस इधर होता है तो इसकी दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि इसकी फोकस इधर होता है, ठीक है। दर्पण का सूत्र हम देखते हैं तो दर्पण का सूत्र होता है क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f क्या है फोकस दूरी है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है बिंब की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी है, जिसको बिंब इसमें लिखा गया है, ठीक है। आवर्धन क्या होता है, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। अब हम देखते हैं कि यम आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, यम बराबर सदैव होता है -v/u, ठीक है। v मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और u मतलब वस्तु की ऊंचाई, तो यम बराबर -v/u होता है, याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और यम अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। यहाँ से दो चीज तैयार हो गया। और याद रखे रहेगा, समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। यदि हम आवर्धन क्षमता पॉजिटिव है, ठीक है, तो दर्पण उत्तल होगा। यदि आवर्धन क्षमता क्या है पॉजिटिव है तो भी दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा, अगर यम बड़ा होगा 1 से, ठीक है। और यदि यम छोटा होगा 1 से तो उत्तल दर्पण होगा। और अगर यम निगेटिव है तो दर्पण अवतल होगा। यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगला चैप्टर।